नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टोरी नेस्ट 1993 में। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान और कल्पना की दुनिया की एक शानदार रचना, H.G. वेल्स की मशहूर किताब द टाइम मशीन। ये कहानी हमें समय यात्रा की उस अद्भुत कल्पना से रूबरू कराती है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं। इसमें एक वैज्ञानिक अपनी बनाई टाइम मशीन के जरिए भविष्य में जाता है, जहां उसे ऐसी दुनिया दिखाई देती है जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। इस यात्रा में रोमांच है, रहस्य है और इंसानी समाज के भविष्य की एक झलक भी। तो आइए बैठिए आराम से और शुरू करते हैं द टाइम मशीन की इस रोचक कहानी का सफर, यहीं स्टोरी नेस्ट 1993 पर। द टाइम मशीन H.G. वेल्स द्वारा। हिंदी कहानी विवरण। हम लोग एक छोटा समूह हर गुरुवार की शाम को हमारे मित्र, जिसे हम काल यात्री कहकर बुलाते थे, के घर पर इकट्ठा होते थे। वह एक बहुत ही मेधावी और कल्पनाशील वैज्ञानिक थे जिनके विचार हमेशा हमें आश्चर्यचकित कर देते थे। उस एक विशेष शाम वह हमें समय की प्रकृति के बारे में अपना एक नया और अद्भुत सिद्धांत समझा रहे थे। आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, उसमें 3 आयाम होते हैं, उन्होंने कहा, अपने हाथों से एक काल्पनिक घन बनाते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक और आयाम भी है, समय का आयाम? हम सब चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने समझाया कि जिस तरह हम अंतरिक्ष में आगे पीछे, ऊपर नीचे जा सकते हैं, उसी तरह समय में भी यात्रा संभव होनी चाहिए। हवा में तैरने वाला एक गुब्बारा, उन्होंने उदाहरण दिया, अगर वह गायब हो जाए और फिर दूसरी जगह प्रकट हो जाए तो आप हैरान होंगे। लेकिन अगर वह भविष्य में चला जाए और फिर वर्तमान में वापस आ जाए, हमें तो बस इतना लगेगा कि वह अचानक गायब हुआ और फिर आ गया। फिर उन्होंने हमें अपनी प्रयोगशाला में एक छोटा सा मॉडल दिखाया। यह धातु और हाथी दांत से बना एक जटिल यंत्र था, चमकदार और रहस्यमय। उन्होंने एक छोटा लीवर दबाया और वह मॉडल तेजी से घूमने लगा, फिर धुंधला सा हो गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। हम सब दंग रह गए। उन्होंने कहा कि यह भविष्य में यात्रा कर गया है। हम में से एक मनोवैज्ञानिक ने इसे महज एक चतुर करतब कहा, लेकिन मैंने काल यात्री की आंखों में एक गंभीर चमक देखी। वह सच मान रहा था। उसने घोषणा की कि उसने अपने इस सिद्धांत पर एक पूर्ण आकार की मशीन बना ली है, जिस पर बैठकर एक मनुष्य समय में यात्रा कर सकेगा। हम सब आश्चर्य और संदेह से भरे हुए थे। क्या यह वाकई संभव था? वह हमें अगले हफ्ते फिर मिलने का निमंत्रण देकर विदा हुआ। हमारे मन में कौतूहल और अविश्वास का एक अजीब मिश्रण था। काल यात्री की वापसी और आरंभिक कहानी। ठीक 1 सप्ताह बाद हम फिर से उसी घर में इकट्ठा हुए। रात का खाना टेबल पर लगा था, लेकिन काल यात्री नहीं आया। हम बातें करते हुए उसका इंतजार करने लगे। आखिरकार दरवाजा खुला और वह भीतर आया। हम सब उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गए। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। उसके जूतों पर धूल जमी थी। उसके चेहरे पर थकान और एक अजीब सी पीड़ा के भाव थे। उसकी ठोड़ी पर एक ताजा खरोंच थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वह बिना कुछ कहे सीधे ड्रिंक की मेज पर गया और एक पैग विस्की एक घूंट में उड़ेल दिया। क्या हुआ मित्र? हम में से एक ने पूछा। तुम तो एकदम खराब दिख रहे हो। क्या तुमने कोई दुर्घटना अनुभव की? उसने हमें एक खाली थका हुआ सा मुस्कान दी। ठीक हूं, उसने कहा, बस भूख लगी है। उसने रात का खाना शुरू किया, मानो उसे हफ्तों से खाना ना मिला हो। हम सब चुपचाप देखते रहे। जब उसकी भूख कुछ शांत हुई तो उसने कहा, क्षमा करना, मैंने आज सुबह तक लगभग 4 लाख वर्ष तक कोई खाना नहीं खाया था। हमारे चेहरों पर अविश्वास के भाव देखकर वह हल्का सा हंसा। मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो, उसने कहा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। मैंने समय में यात्रा की है और मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं। उसने एक सिगार सुलगाई, आराम करने के लिए पीछे झुका और अपनी अविश्वसनीय यात्रा का वर्णन शुरू किया। भविष्य की ओर प्रस्थान और पहली छवियां। मैंने आज से 1 हफ्ते पहले सुबह 10 बजे अपनी प्रयोगशाला में मशीन पर बैठकर यात्रा शुरू की, उसने कहना शुरू किया। मैंने धीरे से लीवर दबाया। मेरे आसपास की चीजें, मेरी प्रयोगशाला, मेरे उपकरण धुंधले होने लगे। फिर अंधेरा छा गया और मुझे एक अजीब सी तैरती हुई अनुभूति हुई। मैंने देखा कि प्रयोगशाला की दीवारें तेजी से गुजर रही हैं, मानो बादल हो।
रात और दिन की रोशनी तेजी से बदलने लगी, जैसे कोई बेतहाशा तेज पंखा घूम रहा हो। उसने बताया कि कैसे मौसम बदलने की गति इतनी तेज थी कि वह सिर्फ एक सफेद चमक और फिर अंधेरा देख पाता। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। महीनों, सालों, सदियों का बदलाव महज पलक झपकने जितने समय में होने लगा। वह पहाड़ों के उठने और ढहने, समुद्रों के सिकुड़ने और फैलने का गवाह बना। यह एक डरावना लेकिन रोमांचकारी अनुभव था। मेरा एक ही डर था, उसने कहा, कि कहीं मैं किसी ठोस वस्तु से न टकरा जाऊं, क्योंकि अगर मैं उस जगह पर होता जहां भविष्य में कोई इमारत या पहाड़ होगा तो मेरी मशीन और मैं उसके अंदर घुस जाते। लेकिन भाग्य ने मेरा साथ दिया। आखिरकार उसने मशीन की गति धीमी की। वह एक ऐसे समय में पहुंचा जो उसने अनुमान लगाया था कि लगभग सन 802-1700 ईस्वी का होगा। मशीन रुकी और उसने खुद को एक ऐसे परिदृश्य में पाया जो पहचानने योग्य तो था, लेकिन पूरी तरह बदल चुका था। एलोय की दुनिया में वह एक हरी भरी कोमल पहाड़ी पर था। आसपास विशाल भव्य इमारतों के खंडहर नहीं, बल्कि छोटी छोटी सुंदर और अजीब गोरीब संरचनाएं थी, जो ऐसी लग रही थी मानो बच्चों ने रेत में बनाई हो। हर चीज एकदम साफ और हरी भरी थी। बड़े बड़े अजनबी फूल हवा में महक रहे थे। कोई जंगली घास या खरपतवार नहीं था। यह एक साफ सुथरी, व्यवस्थित लेकिन बिल्कुल नई तरह की दुनिया थी। तभी उसने कुछ छोटे सुंदर प्राणियों को आते देखा। वे लगभग 4 फीट लंबे थे, नाजुक शरीर वाले, हल्के गुलाबी रंग के चेहरे और बड़ी मासूम आंखों वाले। उनके बाल घुंघराले और छोटे थे और वे रेशम जैसे नरम, एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये थे एलोय। वे हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए उसके पास आए। उनकी आवाज में कोई डर या आश्चर्य नहीं था, बस एक बच्चों जैसी उत्सुकता। उन्होंने काल यात्री और उसकी मशीन को घेर लिया, उसे छूकर देखने लगे। वह समझ गया कि ये लोग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हैं। उनकी बुद्धि एक बच्चे जैसी लग रही थी। वे बहुत ही मितभाषी थे, एक सरल भाषा बोलते थे जिसे समझने में उसे थोड़ा समय लगा। वे उसे एक बड़ी इमारत में ले गए जो एक विशाल हॉल जैसी थी। भीतर कई और एलोय थे जो फल खा रहे थे या फिर बेफिक्र होकर लेटे हुए थे। सब कुछ बहुत शांत और आरामदायक था। उसने देखा कि न तो कोई काम कर रहा था, न कोई पढ़ रहा था, न ही कोई गंभीर बातचीत। सब सिर्फ आनंद ले रहे थे। उसने सोचा, क्या यही मानवता का चरम विकास है? एक ऐसी दुनिया जहां न कोई संघर्ष है, न बीमारी, न मेहनत, सिर्फ शांति और सुख। गायब हुई मशीन और एक रहस्यमय संरचना। काल यात्री ने एलोय के साथ कुछ दिन बिताए। उसने उनकी सरल जीवन शैली को देखा। वे फलों और सब्जियों पर निर्भर थे जो खुद ब खुद उग आती थीं। उनके पास कोई नेता नहीं था, कोई नियम नहीं थे। वे बिल्कुल निर्भीक थे, रात के अंधेरे में भी बाहर घूमते रहते थे। उसने सोचा कि शायद सभी जंगली जानवर विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन एक दिन जब वह अपनी मशीन के पास लौटा, जिसे उसने एक बड़े पत्थर के पास छोड़ा था, तो वह गायब थी। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। बिना मशीन के वह इस भविष्य में हमेशा के लिए फंस जाता। उसने एलोय से पूछा, लेकिन उन्होंने सिर्फ मासूमियत से सिर हिला दिया। उनकी आंखों में कोई चिंता या समझदारी नहीं थी। तभी उसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर बनी एक विशाल संरचना पर पड़ी। ये एक बड़े सफेद धातु के फ्रेम जैसी थी, जिसमें एक कांसे जैसा दरवाजा था। यह आसपास की कोमल इमारतों से बिल्कुल अलग, डरावनी और रहस्यमय लग रही थी। उसने एलोय से उसके बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी असहजता आ गई। वे उस विषय से दूर भागने लगे। इससे उसका संदेह और गहरा हो गया। उसने महसूस किया कि यह शांत, सुंदर दुनिया उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। कोई रहस्य है, कोई अंधेरा पहलू है जिसे एलोय जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, और शायद उसकी मशीन का राज भी उसी रहस्य से जुड़ा है। वीना से मुलाकात और डर का एहसास अपनी मशीन को ढूंढते हुए काल यात्री ने एक युवा एलोय महिला के साथ दोस्ती कर ली। उसका नाम था वीना। वीना भी अन्य एलोय की तरह ही सुंदर और बाल सुलभ थी, लेकिन उसमें थोड़ी अधिक उत्सुकता और लगाव था। वह काल यात्री से डरी नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत और अलग दिखने के कारण उसकी ओर आकर्षित हुई। वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती, उसके हाथ पकड़कर चलती। एक दिन दोनों एक बड़े, खंडहर हो चुके संग्रहालय जैसी इमारत के पास टहल रहे थे। अचानक शाम का अंधेरा गहराने लगा।
काल यात्री ने देखा कि वीना के चेहरे पर अचानक भय के भाव आ गए। उसने आसपास देखा, मानो किसी खतरे को भांप रही हो। उसने काल यात्री का हाथ जोर से पकड़ लिया और जल्दी से एक बड़े हॉल की ओर भागने लगी, जहां कई एलॉय सो रहे थे। क्या हुआ वीना? काल यात्री ने पूछा। तुम डरी हुई लग रही हो। वीना ने बस अंधेरे की ओर इशारा किया और किसी का नाम लिया, मोरलॉक। यह नाम उसने पहली बार सुना था और वीना की आवाज में इसके लिए जो डर था वह स्पष्ट था। उस रात हॉल में सभी इलॉय एक साथ इकट्ठे होकर सोए। काल यात्री समझ नहीं पा रहा था कि इतनी शांत दुनिया में डर का कारण क्या हो सकता है। क्या कोई जानवर बचा है? लेकिन इलॉय तो दिन भर अकेले घूमते थे और डरते नहीं थे। यह रहस्य उसके मन में कुलबुलाने लगा। मोरलॉक्स का सच सामने आता है। अगले कुछ दिनों में काल यात्री ने ध्यान से अपने परिवेश को देखना शुरू किया। उसने देखा कि जमीन पर कुछ विशालकाय कुएं जैसे गड्ढे हैं, जिनसे हवा आ जा रही है। इन गड्ढों के पास कोई भी इलॉय नहीं जाता था। उसने इलॉय से इनके बारे में फिर पूछा तो वे और भी असहज हो गए। एक रात उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह एक ऐसे गड्ढे के पास छिपकर बैठ गया जो उस रहस्यमय सफेद संरचना के पास था। कुछ ही देर में उसने एक हलचल सुनी। गड्ढे से एक सफेद बदसूरत प्राणी बाहर निकला। वह लगभग एक बंदर जैसा दिखता था, छोटा, पीला बालों से ढका हुआ, लाल रंग की बड़ी आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। ये था एक मोरलॉक। उसने देखा कि मोरलॉक जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। फिर एक और फिर कई मोरलॉक बाहर निकल आए। वे चुपचाप, फुर्तीले और एक भयानक समन्वय के साथ हिल रहे थे। काल यात्री को एहसास हुआ कि ये प्राणी अंधेरे में पूरी तरह देख सकते हैं। वे एलॉय के उन हॉलों की ओर बढ़ने लगे जहां वे सो रहे थे। तभी उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा। उसने पहले देखा था कि कुछ एलॉय गायब हो जाते हैं और बाकी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। उसने उन कुएं के पास अजीब हड्डियां देखी थी। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। मोरलॉक रात में बाहर आकर एलॉय का शिकार करते हैं। वह डर गया, लेकिन साथ ही उसे मानवता के इस भयानक विभाजन का एहसास हुआ। एलॉय सतह के सुंदर आलसी प्राणी थे, जबकि मोरलॉक भूमिगत काम करने वाले, लेकिन अब शिकारी बन चुके थे। यह वर्ग संघर्ष का चरम रूप था। भूमिगत दुनिया में प्रवेश और मशीन की खोज। अब काल यात्री को अपनी मशीन का पता लग गया। एलॉय तो इतने कमजोर थे कि उस भारी मशीन को नहीं हिला सकते थे। यह काम मोरलॉक्स का ही हो सकता था। शायद उन्होंने उसे उस रहस्यमय सफेद संरचना के अंदर ले जाया था, जो शायद एक बड़ा हैच या दरवाजा था। उसने एक योजना बनाई। उसने हॉल में से 2 बड़े मशाल के डंडे चुराए, क्योंकि उसे पता था कि मोरलॉक्स अंधेरे के प्राणी है और रोशनी से डरते होंगे। वह वीना को अपने साथ ले गया, हालांकि वह बहुत डरी हुई थी। वह उस सफेद संरचना के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसे खोलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि एक मोरलॉक उसी गड्ढे से बाहर आ रहा है जो संरचना के पास था। उसने तय किया कि वह उस गड्ढे में उतरेगा। उसने एक मशाल जलाई और वीना को अपने पीछे रहने को कहा। गड्ढा गहरा और अंधेरा था। नीचे उतरने पर उसने खुद को एक विशाल अंधेरी सुरंग में पाया। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दूर से मशीनों की आवाज आ रही थी। वह सावधानी से आगे बढ़ा। सुरंग की दीवारों पर अजीब यंत्र और तार लगे थे। तभी उसने कुछ मोरलॉक्स को देखा। उन्हीं ने मशाल की रोशनी देखी और भाग गए। वह और आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक कोने में उसकी समय मशीन खड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर कई मोरलॉक थे जो उसे छू रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। वीना की मृत्यु और भागने का संघर्ष। काल यात्री ने चिल्लाकर और मशाल हिलाकर मोरलॉक्स को डराने की कोशिश की। कुछ पीछे हट गए, लेकिन कुछ और आक्रामक हो गए। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। उसने वीना को मशीन की ओर भागने का इशारा किया। वह स्वयं मशालों से हमला करता हुआ आगे बढ़ा। एक मोरलॉक ने उस पर छलांग लगा दी और उसने मशाल से उसे वार कर गिरा दिया। वह मशीन तक पहुंच गया। उसने जल्दी से लीवर चेक किया। वह ठीक थी। उसने वीना को मशीन पर बैठने को कहा, लेकिन तभी अंधेरे में से दर्जनों मोरलॉक उन पर टूट पड़े। काल यात्री ने एक मशाल से वार किया, लेकिन दूसरी मशाल उसके हाथ से छूट गई और बुझ गई। अब सिर्फ एक ही मशाल बची थी। एक भयानक हाथापाई शुरू हो गई।
वीना डर के मारे चिल्लाई। काल यात्री ने देखा कि मॉरलॉक्स ने वीना को घेर लिया है और उसे मशीन से खींच रहे हैं। वह उसकी मदद के लिए लड़ता रहा, लेकिन वे बहुत संख्या में थे। वीना की चीख अचानक बंद हो गई। उसने एक आखिरी झलक देखी। मॉरलॉक उसे अंधेरे की ओर खींच रहे थे। वीना मर चुकी थी। दुख और गुस्से से भरा हुआ काल यात्री मशीन पर कूदा। उसने लीवर दबा दिया। मॉरलॉक्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मशीन धुंधली होने लगी और वे हवा में से गुजरते हुए उसके हाथ आए। वह बच गया था, लेकिन वीना को छोड़कर। उसका दिल टूट चुका था और दूर के भविष्य की ओर अपने दुख में काल यात्री ने मशीन की गति तेज कर दी। वह इस भविष्य से दूर भागना चाहता था जहां मानवता इतनी भयानक और पतित हो चुकी थी। वह लाखों करोड़ों साल आगे जाने। वह एक ऐसे युग में रुका जहां सूरज बड़ा और लाल हो चुका था और आसमान में बिल्कुल चलते हुए बादल नहीं थे। समुद्र सिकुड़कर छोटी छोटी झीलें रह गए थे। पृथ्वी पर जीवन विलुप्ति के कगार पर था। उसने विशालकाय केकड़े जैसे जीव और एक काला लाइकेन जैसा पौधा देखा। हवा बहुत पतली और ठंडी थी। एक भयानक उदासी ने उसे घेर लिया। उसने फिर गति बढ़ाई। करोड़ों साल और आगे। अब सूरज एक विशाल लाल गोला था, लगभग आकाश का 1/3 हिस्सा घेरे हुए। पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि समुद्र जम चुका है और एक अंतिम अकेला जीव, एक विशाल छाया जैसा टेढ़ा मेढ़ा प्राणी काले पानी के किनारे घूम रहा है। यह पृथ्वी पर जीवन का अंतिम चिन्ह था। एक अत्यंत डरावनी शांति थी। सारा संघर्ष, सारा प्रेम, सारी सभ्यता, सब कुछ इस ठंडी मौत की नींद में सो चुका था। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड स्वयं थककर मर रहा है। अब और नहीं। उसने मशीन को वापस लौटने के लिए सेट किया। वापसी और बताई गई कहानी। मशीन ने वापसी की यात्रा शुरू की। रात दिन फिर से तेजी से बदलने लगे। आखिरकार वह अपनी प्रयोगशाला में उसी जगह पर वापस आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। मशीन रुकी। वह बाहर निकला। उसकी प्रयोगशाला वैसी ही थी, लेकिन अब वह उसे एकदम अलग नजरिए से देख रहा था। वह थका हुआ, दुखी, लेकिन किसी तरह बचा हुआ महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसकी मेज पर घड़ी ने सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय दिखाया था, जबकि उसने लाखों साल बिता दिए थे। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। वह बाहर निकला और यहीं हमने उसे उस भयानक हालत में देखा। काल यात्री ने अपनी कहानी खत्म की। हम सब चुपचाप बैठे थे, उसकी हर बात को पचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह सच हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पनाशील मन का भ्रम था? तो तुम्हारा क्या विश्वास है? काल यात्री ने पूछा। क्या मैं सच कह रहा हूं? हम में से कुछ ने संदेह जताया, कुछ चुप रहे। तभी उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली। 2 फूल, ऐसे फूल जो आज की दुनिया में कहीं नहीं उगते, एक अजीब सी बनावट और रंग के। उसने बताया कि ये फूल वीना ने उसे दिए थे और भूलवश उसकी जेब में चले गए थे। ये उसकी यात्रा का एकमात्र भौतिक सबूत था। दूसरी यात्रा और एक रहस्यमय विदाई अगले दिन। मैं उससे मिलने गया। वह फिर से अपनी प्रयोगशाला में था, मशीन को ठीक कर रहा था। उसने कहा कि उसे फिर से यात्रा पर जाना है, शायद वीना को बचाने की एक और कोशिश या फिर और भविष्य देखने की इच्छा। मैं कुछ सामान लेकर जा रहा हूं, उसने कहा। एक कैमरा, हथियार, दवाइयां, ताकि इस बार बेहतर तैयार रहूं। मैं जल्द ही लौट आऊंगा और तुम्हें और कहानियां सुनाऊंगा। शायद कोई सबूत भी लेकर आऊं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ था। उसने मशीन पर बैठकर लीवर छुआ। मशीन घूमी, धुंधली हुई और गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा था, हवा में एक हल्की सी हलचल महसूस कर रहा था। 3 साल बीत गए हैं। काल यात्री कभी वापस नहीं आया। क्या उसकी मशीन खराब हो गई? क्या वह कहीं समय में फंस गया? या फिर वह इतने दूर के भविष्य में चला गया कि लौट ही नहीं सका? मेरे पास उसकी याद के लिए बस वही 2 विचित्र फूल है, जो धीरे धीरे सूखकर कागज जैसे हो गए हैं। कभी कभी मैं आकाश की ओर देखता हूं और सोचता हूं, क्या वह वहां कहीं है, समय की अनंत धारा में यात्रा कर रहा है? और क्या हमारा अपना भविष्य भी उसी तरह का होगा, एलॉय और मोरलॉक्स में बंटा हुआ और आखिरकार एक ठंडी मृत पृथ्वी में तब्दील? एक अत्यंत डरावनी शांति थी।
सारा संघर्ष, सारा प्रेम, सारी सभ्यता, सब कुछ इस ठंडी मौत की नींद में सो चुका था। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड स्वयं थककर मर रहा है। अब और नहीं। उसने मशीन को वापस लौटने के लिए सेट किया। वापसी और बताई गई कहानी। मशीन ने वापसी की यात्रा शुरू की। रात दिन फिर से तेजी से बदलने लगे। आखिरकार वह अपनी प्रयोगशाला में यहां पर उड़ी। उसी जगह पर वापस आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। मशीन रुकी। वह बाहर निकला। उसकी प्रयोगशाला वैसी ही थी, लेकिन अब वह उसे एकदम अलग नजरिए से देख रहा था। वह थका हुआ, दुखी, लेकिन किसी तरह बचा हुआ महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसकी मेज पर घड़ी ने सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय दिखाया था, जबकि उसने लाखों साल बिता दिए थे। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। वह बाहर निकला और यही हमने उसे उस भयानक हालत में देखा। काल यात्री ने अपनी कहानी खत्म की। हम सब चुपचाप बैठे थे, उसकी हर बात को पचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये सच हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पनाशील मन का भ्रम था? तो तुम्हारा क्या विश्वास है? कालयात्री ने पूछा। क्या मैं सच कह रहा हूं? हम में से कुछ ने संदेह जताया, कुछ चुप रहे। तभी उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली। 2 फूल, ऐसे फूल जो आज की दुनिया में कहीं नहीं उगते, एक अजीब सी बनावट और रंग के। उसने बताया कि यह फूल वीना ने उसे दिए थे और भूलवश उसकी जेब में चले गए थे। यह उसकी यात्रा का एकमात्र भौतिक सबूत था। दूसरी यात्रा और एक रहस्यमय विदाई। अगले दिन मैं उससे मिलने गया। वह फिर से अपनी प्रयोगशाला में था, मशीन को ठीक कर रहा था। उसने कहा कि उसे फिर से यात्रा पर जाना है, शायद वीना को बचाने की एक और कोशिश, या फिर और भविष्य देखने की इच्छा। मैं कुछ सामान लेकर जा रहा हूं, उसने कहा। एक कैमरा, हथियार, दवाइयां, ताकि इस बार बेहतर तैयार रहूं। मैं जल्द ही लौट आऊंगा और तुम्हें और कहानियां सुनाऊंगा, शायद कोई सबूत भी लेकर आऊं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह डर था। उसने मशीन पर बैठकर लीवर छुआ। मशीन घूमी, धुंधली हुई और गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा था, हवा में एक हल्की सी हलचल महसूस कर रहा था। 3 साल बीत गए हैं। कालयात्री कभी वापस नहीं आया। क्या उसकी मशीन खराब हो गई? क्या वह कहीं समय में फंस गया, या फिर वह इतने दूर के भविष्य में चला गया कि लौट ही नहीं सका? मेरे पास उसकी याद के लिए बस वही 2 विचित्र फूल हैं जो धीरे धीरे सूखकर कागज जैसे हो गए हैं। कभी कभी मैं आकाश की ओर देखता हूं और सोचता हूं, क्या वह वहां कहीं है, समय की अनंत धारा में यात्रा कर रहा है? और क्या हमारा अपना भविष्य भी उसी तरह का होगा, एलॉय और मोरालॉक्स में बंटा हुआ और आखिरकार एक ठंडी मृत पृथ्वी में तब्दील? उसकी कहानी हमें चेतावनी देती है। हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान, हमारा सामाजिक ढांचा अगर संतुलित और मानवीय नहीं रहा, तो हमारा अंत भी उतना ही भयानक हो सकता है। समय की यात्रा शायद कल्पना है, लेकिन भविष्य की जिम्मेदारी हम सभी पर है। समाप्त।